एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा प्रॉब्लम है 839 लीड कोड से सिमिलर स्ट्रिंग ग्रुप्स। ये एक लीड कोड का हार्ड लेवल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जल्दी से समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग को कहना क्या चाह रहा है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है आपके पास दो स्ट्रिंग्स, मान लो कि एक्स और वाई। ठीक है, और वो एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा है क्या, सिमिलर बोल के। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग्स अगर तब सिमिलर हो सकती हैं जबकि उनके दो लेटर्स को किसी भी एक, मान लो एक्स ले रहे हो तो उनके दो लेटर्स को स्वैप करके आप क्या कर सको कि वाई बना सको। मान लो कि एक स्ट्रिंग मेरा दिया हुआ है कैट, ठीक है, और दूसरा वाला स्ट्रिंग मेरा वाई जो है वो दिया हुआ है मेरा TAC। ठीक है, तो क्यों ना अगर हम इन दोनों लेटर्स को स्वैप कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा TAC, राइट। तो ये बराबर हो गया वाई के। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रिंग्स को सिमिलर कह लेंगे। या फिर मान लो कि एक्स दिया हुआ था मेरा कैट ही और वाई भी मेरा कैट दिया हुआ है। इन दोनों को क्या हुआ कि कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इनको भी हम लोग क्या कह लेंगे, सिमिलर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एट मोस्ट मतलब एक बार स्वैप कर सकते हैं, राइट। एक ही बार स्वैप कर सकते हैं या दो कैरेक्टर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रिंग्स को हम लोग सिमिलर स्ट्रिंग्स कह लेंगे। उसके अलावा क्या कह रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं मेन प्रॉब्लम, कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स का आपके पास क्या है, एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, STRs बोल के, जिसमें कि क्या है, बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं, राइट। तो अब आपको बताना है, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये बताना है कि ऐसे कितने सारे ग्रुप्स आप बना सकते हो सच दैट कि सारे सिमिलर स्ट्रिंग्स एक साथ रहें। ठीक है, और उस ग्रुप का काउंट आपको रिटर्न कर देना है। ठीक है, चलो ये चीज़ क्लियर में आ गया। दूसरा पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे ये है कि जितने भी मेरे स्ट्रिंग्स होंगे ना, वो सारे क्या होंगे, एनाग्राम। ठीक है, वो सारे क्या होंगे, एनाग्राम। मतलब कि एनाग्राम किनको कहते हैं, एक बार वो समझ लो। एनाग्राम कहते हैं कि अगर कोई पैटर्न है किसी कैरेक्टर्स का, मान लो कि मेरे पास CAT है, तो इनको इंटरचेंज करके जितने पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनाए जा सकते हैं ना, वो सारे एक दूसरे के एनाग्राम होंगे। मान लो कि ये हो गया, या फिर हो सकता था मेरा TAC हो सकता था, राइट, या फिर क्या हो सकता था, ACT हो सकता था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब कि जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे उन सारे स्ट्रिंग्स को हम लोग क्या देते हैं कि वो एक दूसरे के एनाग्राम है। कैट एनाग्राम है टैग का, टैग एनाग्राम है कैट का। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रिंग्स जो दिए हुए हैं ना मेरे, कि ये एनाग्राम है। ठीक है, मतलब कि इनका लेंथ भी सेम होगा, ये चीज़ हम लोग वहीं से कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये STRs में दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप में क्या होता है कि जितने भी कैरेक्टर्स सिमिलर है ना, उनको एक ग्रुप में डाल देंगे। मतलब कैसे, मान लो कि कोई कैरेक्टर हम लोग ले लेते हैं XYZA। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग मान लो दिया हुआ था। दूसरी स्ट्रिंग क्या दिया हुआ था, YXZA। ठीक है, उसके अलावा क्या दिया होता, AXY और Z। ठीक है, चलो उसके अलावा क्या दिया हुआ था, मान लो कि मेरा मान लो कि X है, Y है, A है, Z है। ठीक है, उनके अलावा एक और एग्जांपल ले लो, मान लो कि मेरा है AY, ठीक है, X और Z। ठीक, तो अब इसमें से कितने स्ट्रिंग्स एक दूसरे के सिमिलर हैं वो समझ लो। ठीक, अच्छा ये दोनों सिमिलर हैं क्या, y और x को अगर हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं तो ये वाला स्ट्रिंग बन जाएगा। मान लो कि इसको 0 दे देते हैं, 1 देते हैं, 2, 3 और 4। ये कुछ वैल्यूज़ हम लोग समझने के लिए दे दे रहे हैं। तो मतलब कि 0 और 1 जो है एक ग्रुप में आएगा, राइट, एक ग्रुप का हो गया। फिर समझ लो कि a और x, ठीक है, a और x जो है क्या वो इसके सिमिलर में है, तो इन दोनों का a और x, ठीक है, ये सेम नहीं है। उसके अलावा क्या है कि XY भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक ग्रुप में नहीं आ सकता है क्योंकि बहुत सारे लेटर्स को चेंज करना पड़ेगा, जो कि 2 से ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा क्या करते हैं कि मान लो कि हम लोग देख लेते हैं कि इनको AZ सेम है, ठीक है, X सेम नहीं है, XY सेम नहीं है, AZ सेम नहीं है, नहीं। ठीक है, उसके अलावा क्या करते हैं, AY और XZ को देख लेते हैं। ठीक है, इसके साथ में तो ये सेम नहीं है, बट ये सेम है, ये सेम है। ठीक है, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो 3 और 4 मेरा एक ग्रुप बन गया, राइट। तो ऐसे ही बताना है कि मान लो कि इतना ही एग्जांपल पे अभी रुक जाते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि मेरा 2 एग्जांपल बन सकता था, हो सकता है और भी कॉम्बिनेशन चेक करो तो और भी ग्रुपिंग हो सके, बट मान लो कि यहीं पे रुक जा रहे हैं। ठीक है, तो समझ लो कि हम लोग इस केस में क्या रिटर्न करेंगे, 2 ग्रुप बन गया ना, एक मेरा 0 1 का, एक 3 4 का। ठीक है, तो वही हम लोग को नंबर ऑफ़ ग्रुप्स रिटर्न करना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। ठीक, अच्छा, इस प्रॉब्लम को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। हम लोग DFS बना के मान लो कि अब इसको ग्राफ के लिए अज्यूम करो। ठीक है, ग्राफ के ये नोड्स होंगे, मान लो 1 नोड 2 नोड, तो ये अज्यूम कर लेते हैं इनको, और फिर बताते हैं DFS के थ्रू कि मेरे कितने सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये एक आपस में कनेक्टेड कंपोनेंट था, ये अपने एक कनेक्टेड कंपोनेंट था। ऐसे एक इम्प्लीमेंटेशन वो भी हो सकता है तुम्हारा यूजिंग DFS।
सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन जो हमको पर्सनली पसंद है, ठीक है, और जो काफ़ी समझने के लिए भी आसान है, वो है डीएस का। डीएस का मतलब क्या, डेटा स्ट्रक्चर नहीं, डीएस का मतलब हो गया मेरा डिसजॉइंट सेट्स। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट्स में, आई होप तुम्हें पता होगा कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, हालांकि एक बेसिक हम लोग कवर कर लेंगे अभी, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट के बारे में जानते हैं क्या होगा। मान लो कि कोई नोड है तुम्हारा 0, अभी इसको भूल जाओ, ठीक है। मान लो कि तुम्हारा कोई नोड है 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, मान लो, ठीक है। मान लो तुम्हारा एक नोड है तुम्हारा 2, ठीक है। 2 तुम्हारा 0 से कनेक्टेड है, एक है 3, 3 है 1 से कनेक्टेड, एक कहीं 4 है, ठीक है, एक कहीं 5 है, एक कहीं 6 है। तो डिसजॉइंट का मतलब से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, डिसजॉइंट सेट्स। सेट्स क्या होगा, ये एक ग्रुप हो गया अपना, ये अपना एक ग्रुप है, ये अपना एक ग्रुप है, ये सेट्स, समझ रहे हो, और ये आपस में डिसजॉइंट सेट्स। तो इसका यही काम है कि ये हेल्प करता है कि हमें बताने में कि कितने सारे डिसजॉइंट सेट्स हैं हमारे, राइट। तो इसको जनरली हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एक 1D एरे से, ठीक। 1D एरे होता है, ये पेरेंट को, इसका नाम जनरली रहता है, जो कि ये स्टोर करता है कि ये वाला जो नोड है ये किससे जुड़ा हुआ है, राइट, ये किससे जुड़ा हुआ है। ये हालांकि बस एक ही अपने पेरेंट को इंक्लूड मतलब कि स्टोर करके रखता है। मान लो कि हम लोग पेरेंट इस तरह से इम्प्लीमेंटेड है कोड कि इनिशियली क्या होगा कि हम लोग सबको इनिशियलाइज कर लेते हैं अपने, जैसे ये एरे होगा 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इनिशियल सबको इम्प्लीमेंटेशन होता है कि सबको अपना ही वैल्यू असाइन कर दो, ये बोल के कि ये नोड अभी भी, ये पर्टिकुलर नोड्स किसी का भी हिस्सा नहीं है, इसमें एजेस नहीं है, ऐसा अज्यूम कर लो। इनिशियली हम लोग ऐसे इसको अज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है कि हम लोग इसमें कनेक्शंस करते हैं, ठीक। अच्छा, कनेक्शंस कैसे होंगे भाई, तो हम लोग पता करते हैं, मान लो कि मेरा जैसे कि कनेक्शन देना था हमको 0 और 2 के बीच में, ठीक है। तो हम पता करेंगे कि 0 का पेरेंट कौन सा है, तो 0 का पेरेंट है 0 ही, और 2 का पेरेंट कौन सा है, तो 2 का पेरेंट 2 है। फिर क्या करते हैं कि चेक करते हैं, मान लो कि मेरा इम्प्लीमेंटेशन ऐसा था कि जिसका भी पेरेंट छोटा रहेगा, ठीक है, नए वाले को उसका पेरेंट बना देंगे। तो इस केस में 2 का पेरेंट था 2, 0 का पेरेंट था 0, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 का जो पेरेंट है उसको बना देते हैं 0, ठीक है। तो मतलब कि हम लोग कभी भी ऊपर जाना है मेन वाले तक, ठीक है। कैंडिडेट की होता है एक, जो एक मेन की होगा, जो इस ग्रुप का पूरा रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। उसको रिप्रेजेंटेटिव भी कह लेते हैं या कैंडिडेट की जो कह लो, ठीक है। हर ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो तुम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली मान लो 1 के लिए करना है और 0 के लिए करना है, ठीक है। इस कनेक्शन पे अगर हमको मान लो चेक करना होता तो हम देखते हैं कि 1 का पेरेंट कौन है, 1 का पेरेंट है 0 ही, ठीक है, और 1 का पेरेंट 1 ही है, ठीक है, और 0 का पेरेंट 0 है। तो जिसका पेरेंट छोटा है बड़े वाले को उसका पेरेंट बना दो, ठीक। तो 1 का मेरा पेरेंट क्या हो गया इस केस में, फिर 0 हो गया, चलो बहुत अच्छे। अब मान लो मेरा आया 3, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 3 और 1 को देखेंगे, ठीक है। 3 का पेरेंट अभी 3 ही है, 1 का पेरेंट है 0, तो ठीक है। तो या तो तुम क्या कर सकते हो कि 3 का पेरेंट बना दो तुम 1 को, ये होता है, बट बेटर अप्रोच क्या होता है कि 3 का पेरेंट तुम बना दो 0 ही को, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि ये कनेक्शन मेरा जो नेक्स्ट टाइम हमको अगर पेरेंट खोजना पड़ेगा 3 का, तो हम 1 पे ना आके डायरेक्टली 0 पे चले जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेटिव तो एक ग्रुप का यही है ना। तो इसलिए इसका कनेक्शन काट के हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे, कि हम लोग डायरेक्टली बता सकें नेक्स्ट टाइम में कि 0 ही है इसका पेरेंट, ठीक। चलो ये हो गया। सिमिलरली 4 का पेरेंट 4 ही है, 5 6 का चेक करना है, तो 5 का अभी 5 है, 6 का 6 है। तो क्या करते हैं कि 6 का पेरेंट को हम लोग बना लेते हैं 5, ठीक है। तो ये एक कैंडिडेट की का मेथड था। तो जब भी हम लोग सर्च करने जाएंगे ना, तो ये बता देगा कि हर ग्रुप जितना बन रहा है मेरा, उसका कैंडिडेट की या फिर रिप्रेजेंटेटिव कह लो कौन सा है नोड, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं, मान लो कि अब हम लोग कंपेयर करने जाते हैं कि 2 और 0 एक ग्रुप में है कि नहीं, ठीक है। तो देखेंगे कि 0 का जो मेरा पेरेंट है वो 0 है, 2 का पेरेंट भी मेरा 0 ही है, मतलब कि ये लोग ऑलरेडी एक ही ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं या एक ही सेट में है, ठीक है। तो जनरली इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग एक बार अपने कोड से ही समझ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा कि 2 ही चीज़ होता है, एक इसमें फाइंड ऑपरेशन होता है और दूसरा होता है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे जो अभी जो 2 नोड्स को जोड़ रहे थे ना, कैंडिडेट पेरेंट निकाल के पहले फाइंड पेरेंट कर रहे थे, राइट, और उसके बाद यूनियन कर देते, लिंक बना दे रहे थे। तो वही है, फाइंड ऑपरेशन करते हैं तो जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है उनका पता चलता है, और उसके बाद उसको यूज़ करके यूनियन बता लेते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा तुम्हें डिसजॉइंट सेट का, ठीक है। डिसजॉइंट सेट काफ़ी फास्ट है, इसके कुछ ऑप्टिमाइजेशंस भी होते हैं। हालांकि मान लो यूनियन को हम लोग 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कि यूनियन बाई रैंक करके होता है, ठीक है, और एक होता है मेरा यूनियन बाई साइज़, ठीक है। अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है, थोड़ा सा ह्यूरिस्टिक्स वे में थोड़ा सा इसको फास्ट कर देता है, ये किसी और दिन कवर करेंगे, ठीक है।
तो आज के वीडियो में अब चलो प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम में क्या करेंगे कि हम लोग पहले क्या करेंगे कि कनेक्शन एक ग्रुप में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं वो चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो निकाल के देखेंगे कि क्या 2 से कम है। 2 से कम है मतलब कि एक ग्रुप में डाला जा सकता है। तो दोनों को फिर हम लोग एक ग्रुप में, जैसे यहाँ ऐड कर रहे थे ना 2 नोड्स को, वैसे ऐड करते जाएंगे और फाइनली लास्ट में हम लोग ये देख लेंगे कि मेरे पास अल्टीमेटली कितने ग्रुप्स बचे हैं। हमको वही प्रॉब्लम में रिटर्न भी करना था, राइट। तो चलो कोडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब मेरा क्या है कि एक नम सिमिलर ग्रुप्स बोल के फंक्शन है, ये हमको दिया हुआ है प्रॉब्लम में। एक इंट हमको रिटर्न करना है, ठीक है। और हम लोग के पास क्या है, एक strs बोल के वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, n का क्या करते हैं कि वैल्यू सेट कर लेते हैं, जो कि होगा मेरा strs का साइज़, ताकि मेरे पास कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है वो हमको पता चल जाए, ठीक है। और एक आंसर बोलते हैं अपना, जो कि हम स्टोर कर लेंगे, ठीक। चलो उसके अलावा क्या करते हैं, ठीक है, एक बार पहले हम लोग इसके यहाँ पे आने के पहले एक बार अपना जो डिसजॉइंट सेट्स होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन सारा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम देख सकते हो वीडियो, अगर डिसजॉइंट सेट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता तो ये पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। चलो, तो डिसजॉइंट सेट में हम लोग क्या करते हैं, 2 फंक्शन हमें इम्प्लीमेंट करना था ना। एक क्या था फाइंड वाला, एक क्या था मेरा यूनियन वाला, ठीक है। तो उसके पहले डिसजॉइंट सेट लगाना किस पे है, तो एक पेरेंट बोल के ग्लोबल स्पेस में अपना एक एरे बना लेंगे। अच्छा, इसका मैक्सिमम साइज़ क्या होना है, ये प्रॉब्लम से देख सकते हैं। मेरा यहाँ n का साइज़ क्या है, मेरा 300। तो मान लो कि सेफ साइड के लिए हम लोग 301 का एक एरे बना लेते हैं। ये नंबर ऑफ़ नोड्स क्या होते हैं तुम्हारे, वही रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा अब क्या करते हैं, एक फाइंड पेरेंट वाला अपना फंक्शन बना लेते हैं, या फाइंड रख सकते हो, फाइंड पेरेंट रखो, रीडेबिलिटी के लिए सही है, ठीक है। इंट इसमें डालते हैं n है कि मेरे इस नोड का पेरेंट कौन है, वो हमको रिटर्न करवाना है। ये कब तक चलता है, लास्ट में तुम देखे होगे कि जब तक कि इनिशियल हम लोग क्या करते हैं कि सबको अपना ही पेरेंट बना दो, ठीक है। और जो सबसे मेन वाला रिप्रेजेंटेटिव होगा एक ग्रुप का, उसका वैल्यू क्या होगा, अपने पेरेंट के बराबर होगा। तो ये तब तक रिकर्सिव कॉल होता रहेगा जब तक कि पेरेंट ऑफ n ना बराबर हो जाए n के, ठीक है। अब अगर बराबर हो गया तो रिटर्न करवा दो तुम यहाँ से n को, ठीक है। या फिर क्या रिटर्न करवाओ तुम, अपने फाइंड पेरेंट फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। फाइंड उसमें क्या पास करो, पेरेंट ऑफ, उसमें क्या पास करोगे, पेरेंट ऑफ n, राइट। अच्छा, ये जगह क्यों छोड़ें, एक बार ये समझ लेते हैं, ठीक। मान लो ऐसे समझो कि कुछ नोड्स थे तुम्हारे, ये आपस में कनेक्टेड थे, ठीक है। ऐसे थे, ऐसे थे, ठीक है। मान लो ऐसे कनेक्शन हुआ था मेरा, ये रिप्रेजेंटेटिव नोड था। तो फाइंड 5 का जब हमको पेरेंट पता करना था, मेन रिप्रेजेंटेटिव पता करना था, 5 से 4 पे गए, 4 से 2 पे गए, 2 से 0 पे गए। तो क्यों ना नेक्स्ट टाइम हम कुछ ऐसा करें, हमको पता है कि अब 0 से ही मेन पेरेंट इसका 0 ही है, तो क्यों ना 5 को डायरेक्टली यहीं से कनेक्ट कर दे, राइट। 4 का भी हम लोग जैसे रिकर्सिव कॉल किए होंगे, तो 4 को क्यों ना हम लोग डायरेक्टली यहीं से कनेक्ट कर दें। सिमिलरली 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे से पूछेगा 4 का पेरेंट कौन है, तो हम एक कॉल में ही जवाब दे सकते हैं ना। तो उसी का बस हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बस वैसा ही एक इम्प्लीमेंटेशन ऐसा कर देंगे। तो जो भी मेरा आंसर निकल के आ रहा है फाइनल, क्यों ना अभी का जो मेरा करंट पेरेंट है उसमें हम स्टोर करवा लें उसको, ठीक है। ये एक ऑप्टिमाइजेशन है मेरा। तो मेरा जो भी आंसर निकल के आ रहा है फाइनल पेरेंट, उसको हम करंट पेरेंट पे अपडेट कर देंगे। लिंक जो है मेरा वो छोटा हो जाएगा, राइट। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आई होप। तो ये फाइंड फंक्शन मेरा क्लियर हो गया, फाइंड पेरेंट क्लियर हो गया। एक क्या करते हैं, हम लोग डिस्कस किए थे कि एक जब 2 नोड्स को हमको कनेक्ट करना है, राइट, तो यूनियन ऑपरेशन करना पड़ता है। तो वॉइड यूनियन बोल के एक फंक्शन बना लेते हैं। यूनियन एक डेटा स्ट्रक्चर भी है, तो इसलिए यूनियन पेरेंट दे लो, ठीक है। एक मान लो इंट a पास कर रहे हैं, ठीक है। एक नोड ये है, ठीक है, एक नोड ये है मेरा। इन दोनों को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के पहले ये पता करना पड़ेगा ना कि दोनों का पेरेंट कौन है, ठीक है। तो पेरेंट ऑफ a जो है, मान लो उसको बना लेते हैं हम लोग फाइंड पेरेंट में पास करके, ठीक है। उसमें क्या पास करेंगे, a। सिमिलरली पेरेंट ऑफ b पता कर लेते हैं मेरा। पेरेंट ऑफ b पता करने के लिए क्या करेंगे, फिर से सिमिलरली फाइंड पेरेंट को कॉल कर लेंगे, ठीक है, और b को कॉल कर लेंगे, ठीक। अगर मान लो कि दोनों ऑलरेडी एक ही ग्रुप में है, मान लो कि 0 है 1 है, ये ऑलरेडी एक ही ग्रुप में है और दोनों का पेरेंट मान लो कि 0 ही है, तो उस केस में तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूनियन ऑलरेडी किया हुआ है, राइट, ऑलरेडी कनेक्शन किया हुआ होगा, तो उस केस में रिटर्न कर जाएंगे। मतलब क्या, इफ़ पेरेंट ऑफ ए का जो भी पेरेंट है और पेरेंट ऑफ बी दोनों का पेरेंट अगर सेम है, तो उस केस में क्या करो भाई, रिटर्न कर जाओ। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम सेट में है ऑलरेडी, ठीक है, सेम ग्रुप में है, जो भी कह लो। अदरवाइज़ क्या करो कि जो भी छोटा पेरेंट है, ठीक है, वो तुम्हारे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, तुम बड़े वैल्यू को भी ले सकते हो, जो भी तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। मान लो कि तुम छोटे को ही हमेशा पेरेंट बना रहे हो, ठीक है,
मान लो कि पेरेंट ऑफ ए का वैल्यू छोटा है पेरेंट ऑफ बी से, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी बड़ा वाला वैल्यू है उसमें अपडेट कर देंगे छोटे वाले को। तो पेरेंट ऑफ, ठीक है, पेरेंट ऑफ बी, ठीक, इक्वल टू क्या करो, पेरेंट ऑफ ए, ठीक है। अदरवाइज़ क्या कर लो तुम, पेरेंट ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू बना लो तुम्हारा पेरेंट ऑफ बी को, ठीक। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, ये चीज़ मुझे शॉर्ट पता है कि तुम्हें क्लियर नहीं हुआ होगा। एग्जांपल एक बार देख लेते हैं इस पर, ठीक है। मान लो क्या है एग्जांपल में, मान लो कि क्या कर रहे हैं, इसको घुमा लेते हैं जल्दी से। मान लो कि तुम्हारा 2 सेट्स था, 0, 1 और 2 और 3 था और 4 था, ठीक है। और तुम्हारा दूसरा सेट क्या था, 5, 6, 7, ठीक। तो मान लो कि कनेक्ट करना था हमको 6 और 4 को, ठीक है। तो 6 का पेरेंट मेरा आया होगा फाइनल पेरेंट 0, 6 का फाइनल पेरेंट आया होगा 5, 4 का फाइनल पेरेंट आया होगा मेरा 0। अब दोनों में यूनियन ऑपरेशन करना है, तो हम सिर्फ 6 को जाके इम्प्लीमेंट करने से अच्छा है क्यों ना इस 5 जो है मेरा, ये सबका पेरेंट है, क्यों ना इसी को इंक्लूड कर लें। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों का जो भी पेरेंट था, जो भी छोटा वाला वैल्यू है, उसमें बड़े वाले वैल्यू को कनेक्ट कर देंगे। तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये सारे वैल्यूज़ भी उससे कनेक्टेड हो जाएँ, ठीक है। बस वही हम लोग कोड में भी कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छे। तो यही है ना, छोटा वैल्यू जिसका भी था, तो पेरेंट जो भी था बड़ा वाला, उसमें छोटे वाले वैल्यू को उसका पेरेंट बना दे रहे हैं, ठीक है। ये भी कोड क्लियर हो गया। तो मेरा जो क्या कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स है मेरा, ठीक है, उसका कोड बस इतना सही है, ठीक है। अब इस कोड को हम लोग अपने प्रॉब्लम के हिसाब से यूज़ करेंगे, ठीक। चलो, तो अब फिर से फंक्शन पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या करो कि मेरा जितना भी पेरेंट आई में वैल्यू है ना, सबको इनिशियलाइज़ कर लो। किसे इनिशियलाइज़ करोगे, तो पेरेंट अभी सब कोई खुद का है, ये मान के चल रहे हैं कि सारे ग्रुप्स अभी इंडिविजुअल हैं, मतलब सारे जितने स्ट्रिंग्स हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है, कोई भी सिमिलर नहीं है, तो सब अपना ही पेरेंट होगा। पेरेंट आई इक्वल टू आई कर लेते हैं, ठीक। चलो, अब क्या करते हैं, अब हर दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिलेशन एज इन क्या, कि वो दोनों आपस में सिमिलर हैं कि नहीं। तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक। चलो बहुत अच्छा। अब क्या करो, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, ठीक है, जे इक्वल टू 0 या फिर जे इक्वल टू आई प्लस 1 रखो, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, एक आगे से ही शुरू होगा हर बार, ठीक है। जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है। चलो, अब क्या करो, इसके बाद कि एक फ़ंक्शन अपना बनाते हैं अभी, ठीक है, कोई मान लो कि सिमिलर स्ट्रिंग बोल के ही, ठीक है, जो कि ये चेक करेगा कि सिमिलर स्ट्रिंग है कि नहीं। अगर सिमिलर स्ट्रिंग होंगे तो उन दोनों को हम लोग आपस में कनेक्ट कर देंगे, राइट। इसलिए क्या करो, strs ऑफ आई, ith स्ट्रिंग को भेजो, strs ऑफ जे, ठीक है, इन दोनों को भेजो। अगर सिमिलर स्ट्रिंग है, दोनों में मतलब कनेक्शन जोड़ा जा सकता है, तो अपना यूनियन वाला जो फंक्शन था, यूनियन पेरेंट बोल के, उसमें आई और जे को डाल दो। अच्छा, स्ट्रिंग आई को हम लोग डिनोट कर रहे हैं आई से, जे को डिनोट कर रहे हैं जे से, ठीक है। नोड्स को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए आई जे यूज़ कर रहे हैं, ठीक। चलो, ये हो गया। अब ये वाला फंक्शन एक बार इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अपना ये वाला फंक्शन एक बार इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपना, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, बूलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। बूलियन रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम क्या है मेरा, सिमिलर स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग तुम्हारा पास हो रहा है एस, ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग पास हो रहा है मेरा टी। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये चेक करना है कि कितने स्ट्रिंग्स ऐसे हैं, कितने कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका पोजीशन गलत है, ठीक है। तो ये काउंट कर लेंगे 0 से, ठीक। और एक काम करते हैं, n इज इक्वल टू ले लेते हैं एस डॉट लेंथ। अच्छा, लेंथ दोनों का सेम ही होगा तो किसी को भी ले लो, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक। चलो हो गया। अब क्या करो कि इफ़, ठीक है, एस ऑफ आई अगर नॉट इक्वल टू हो रहा है किसके, टी ऑफ आई के, ठीक है। ऐसा अगर हो रहा है तो सी प्लस प्लस करवा लो, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, सी प्लस प्लस करवा लो, ठीक। चलो, और लास्ट में क्या करो, तुम ये चेक कर लो कि क्या सी का वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 2 है। अगर सी का वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 2 होगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो ये चेक कर लेगा कि स्ट्रिंग सिमिलर है कि नहीं। अगर सिमिलर होंगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कनेक्शन जोड़ देंगे यूनियन के थ्रू, ठीक है।
चलो ये हो गया। अब हमको रिटर्न करना है अपना फाइनल जो ये आंसर जो निकाले थे ये निकालना है और फिर रिटर्न करना है, ठीक है। तो बताना है कि कितने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स मेरे बने होंगे अभी तक, राइट। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए क्या करेंगे कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। आंसर प्लस इक्वल टू आई इक्वल टू पेरेंट ऑफ आई, राइट। और रिटर्न करवा दे रहे हैं मेरा ये आंसर। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ऐसे नोड्स सभी जिनकी वैल्यू अभी भी जो भी इंडेक्स है उसके बराबर है, उसका वैल्यू मान लो कि 1 2 3 है, इसका वैल्यू 1 रहा हो, इसका वैल्यू हो गया मान लो 3, इसका वैल्यू हो गया मान लो 0, तो इनका पेरेंट तो कोई और है। मान लो इसका पेरेंट ये है और इसका पेरेंट ये है, बट ये खुद का अपना पेरेंट है, ये अब खुद का अपना पेरेंट है, मतलब कि दो ग्रुप एग्जिस्ट करता है। इसीलिए ये कंडीशन है कि उन वैल्यूज़ को चेक करो जहाँ पे कि आई और पेरेंट का वैल्यू सेम है मेरा, ठीक। बहुत अच्छे। उसके बाद अब जल्दी से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा ना उसका बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा मेरा, इसके वजह से मेरा क्या हो गया होगा, मेरा एक लूप चल रहा है, ठीक है, उसके दूसरा ये लूप चल रहा है, ठीक है, ये दोनों लूप की वजह से मेरा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ गया होगा, ठीक। और ये जो है फंक्शन मेरा, ये फंक्शन मेरा है तुम्हारा पेरेंट फाइंड करने के लिए, यूनियन फाइंड करने के लिए। तो बेसिकली ये तो ऑर्डर ऑफ 1 ही टाइम लेगा ना, ठीक है, बट इस पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो ऐसा समझ लो तुम कि कोई भी नोड रहा होगा ऐसे 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 करके, तो हम लोग को सब नोड्स को मान लो कि लिंक लिस्ट के फॉर्म में रहा होगा तो सबको विजिट करना होगा ना। इस केस से इसकी ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन। हालांकि ये फाइंड फंक्शन जो होता है ये टाइम के साथ इंप्रूव करता जाएगा, क्योंकि अगर मान लो 1 कनेक्टेड था इसके साथ, 2 अब इसके साथ कनेक्ट हो गया होगा ना, 3 इसके साथ कनेक्ट हो गया होगा इस कोड की वजह से। बट वर्स्ट केस में ये एक बार n टाइम्स तो चलेगा ही, तो इस केस लिए इसकी ऑर्डर ऑफ n क्यूब हो जाती है। बट ये जितने बार रन करोगे इतने साथ ये इंप्रूव करता जाता है। उसी तरह यूनियन ऑपरेशन में भी जैसे बताए थे, यूनियन ऑपरेशन का भी तुम इसको भी ठीक कर सकते हो। इसको यूनियन ऑपरेशन के साथ में यूनियन बाय रैंक लगा लो, यूनियन बाय साइज़ लगा लो, वो कभी की और कवर करेंगे, ठीक है। तो यूनियन ऑपरेशन ये दोनों क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ वन कर सकता है मान लो, ठीक है। और फिर ये सब तो कांस्टेंट टाइम में ही है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ एन क्यूब की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है मेरी, इससे बेटर ही होगा बट वर्स्ट केस में। सिमिलरली तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये क्या क्या लग रहा है मेरा, एक कांस्टेंट टाइम लग रहा है, एक पेरेंट ऑफ आई लग रहा है जो कि एन के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है ना। ये पेरेंट जो लग रहा है ये एन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसके वजह से मेरा हो गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। उसके अलावा कुछ रिकर्सिव कॉल्स हो रहे हैं, ठीक है, तो सिस्टम स्टैक जो है उनको इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए, तो ले दे के मेरा ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। आई होप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स के बारे में तुम बहुत बेसिक से कवर किए हैं आज, तुम ये समझ गए होगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं कल के वीडियो में, चलो बाय।